तो जो आज का टॉपिक है, आज का जो डेमो क्लास है, इट विल सराउंड ऑन इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। एज फार एज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ कंसर्न्ड, एज आपको पता है, जो मैंने बता दिया, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस एक ब्रांच है सोशल साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टेट को, गवर्नमेंट को और पावर को, या पॉलिटिकल स्टेट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सारा हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ डील करती है, तो कोई ब्रांच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करती है, तो कोई ह्यूमन राइट्स के साथ डील करती है, कोई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी के साथ डील करती है, और इसी तरह कोई ब्रांच नेशनल पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में डील करती है। कोई नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में ये भी है, हम यहाँ वी आर फ्रॉम दिस वेरी कंट्री, तो हम इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इसका किसी दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं तो वो आ जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो आज जो है, इट इज़ अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन पॉलिटी। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इंडियन पॉलिटी, यू मस्ट नो, जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई किसी मज़हब से भी है, लेकिन उनको ज़िंदगी किस हिसाब से गुजारनी पड़ती है? उनको ज़िंदगी उस हिसाब से गुजारनी पड़ती है जिस हिसाब से उनको उनके मज़हब की जो किताब है, जो मुक़द्दस किताब होती है, उसके हिसाब से गुजारनी पड़ती है। दैट इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर मुस्लिम्स, तो हमने जो ज़िंदगी गुजारनी होती है वो एज़ पर कुरान हमें गुजारनी होती है। क्यों? बिकॉज कुरान इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसी तरह एक पॉलिटिकल सिस्टम एक कंट्री का कैसा चलता है? उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो जब हम इंडियन पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाते हैं, तो सबसे पहली बात जो होती है वो होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने जानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप ज़िंदगी गुजारते हो कुरान के हिसाब से गुजारते हो, तो कुरान में जो हुक्म दिया गया है उसको आपने मानना है। तो इसी तरह एक कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में आप रहते हैं, तो आपने किस हिसाब से चलना है? एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन आपने चलना है। चाहे आप आम शहरी हो या पॉलिटिकल सिस्टम में हुकूमत करने वाले हो, हुक्मरानी कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में हो, लेजिस्लेटिव ब्रांच में हो, या जुडिशरी ब्रांच में हो, या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक के साथ आपकी डीलिंग है, तो आपको एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स चलना होता है। तो एक कंट्री में आपने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रहना है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, यू मस्ट नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके हिसाब से क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स बाय विच गवर्नमेंट is run, set of rules by which system of any country is being run, set of rules or principles by which administration is being carried on of any country. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर ये अलग बात है, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कैसे डिफाइन किया है, किसी ने कैसे डिफाइन किया है, लेकिन इन जनरल हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स बाय विच एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज बीइंग रन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज बीइंग कैरिड आउट। तो जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ये 1946 से इसके लिए काम हुआ। ज़्यादा काम तो इससे पहले ही चल रहा था, लेकिन हतमी शक्ल उसको मिल गई 1946 से 1949 तक। एज यू नो बेटर, इंडिया वाज अंडर द इम्पेरियलिस्ट रूल ऑफ ब्रिटिश इंग्लैंड टिल 15 अगस्त 1947। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हालात पैदा हुए आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, तो फाइनल शक्ल मिल गई कॉन्स्टिट्यूशन को जब इसको अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स बाय विच एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज बीइंग रन, सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स बाय विच एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंट्री इज बीइंग कैरिड आउट, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहाँ तक बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो उस दिन ये अडॉप्ट हुआ, लेकिन एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये दो डेट्स हैं। इनएक्शन एंड अडॉप्टेशन टुक प्लेस ऑन 26 नवंबर 1949। और जहाँ तक एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, एनफोर्समेंट कब हुई? 26 जनवरी 1950। तो जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो इंडियन सिंपल में मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और इनएक्ट कैसे हुआ, कब हुआ और किस दिन एनफोर्स हुआ। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें क्यों चाहिए? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट? वाई
कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर आप में से किसी का 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस होगा तो 11th में आपने देखा होगा व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। या आपने ग्रेजुएशन में सेकंड सेमेस्टर में देखा होगा या किसी और सेमेस्टर में देखा होगा व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट, व्हाई डू वी नीड इट। जहाँ तक इन जनरल हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे पहली बात यह है वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फॉलोइंग रीजन। इन चीज़ों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। कौन से रीजंस हैं? नंबर 1, टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखनी है। टू मेंटेन दैट कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। नंबर 1। नंबर 2, टू प्रोटेक्ट द राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड मेंटेन फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, लिबर्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है मुकम्मल तौर पे आप पे हावी ना हो। मुकम्मल तौर पे आप पे हावी ना हो इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट टू पुट रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट जो है वो एब्सोल्यूटिस्ट ना बने, गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटर ना बने, गवर्नमेंट जो है वो 100% अपने पावर्स यूज़ ना करे। जहाँ तक पनिशमेंट की बात, जहाँ तक करप्ट होने की बात, जहाँ तक मजालिम ढाने की बात, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ देयर सो दैट टू रेस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस चीज़ के लिए भी हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, टू पुट restrictions on the powers of the government, to maintain rights, liberty, equality for the people, we need constitution. To maintain cooperation and coordination between people and government, to maintain cooperation and coordination between people and government, we also need constitution for that as well. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। और जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है इसका एक क्रिटिसाइज है, अभी हमने पढ़ाई नहीं है लेकिन मैं आपको क्रिटिसाइज पहले ही बता देता हूँ। एक क्रिटिसाइज है, इट इज़ अ वेल्यूमिनस, वर्ल्ड्स वेल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे जिसने ज़्यादा जगह ली है, जो सबसे बड़ा लंबा है कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया के पास। नंबर 1 और नंबर 2, इट लैक्स ओरिजिनल, इट लैक्स ओरिजिनलिटी बिकॉज एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, इसमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम फीचर्स है दे वर बारोड फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज, दे वर बारोड फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज। तो ये दो बड़े क्रिटिसाइज हो जाते हैं जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। वन, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, वॉल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथिएस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, किसी कंट्री के पास अगर है तो वो इंडिया के पास है। और दूसरा, इट लैक्स ओरिजिनल, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ इट्स फीचर्स वर बारोड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो ये दो बड़े क्रिटिसाइज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इसमें कितना टाइम लगा वो आप जानते हो, 2 साल 11 महीने 18 दिन, जितना भी टाइम लगा इसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बना दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए खर्चा भी आया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे फीचर्स बहुत सारी कंट्रीज से लिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 सोर्सेज थे। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो वहाँ 2 सोर्सेज हैं, वन इज इंटरनल सोर्स एंड अनदर इज एक्सटर्नल सोर्स। एज यू नो, मैंने आपको बताया इंडिया वॉज फेसिंग इम्पेरियलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट कॉलोनी थी इंडिया, बरतानवी लोगों का यहाँ पर रूल था टिल 1947। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो कुछ एक्ट्स उन्होंने पास किए, जैसे मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, इसी तरह मोंटेगो चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, इंडियन एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये 4 एक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो 1900 के बाद वजूद में आए। और इन 3 में से आहिस्ता आहिस्ता तीनों फीचर्स ने कुछ कुछ आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा, तो ये जितने भी एक्ट्स हैं 1900 के बाद,
सभी एक्ट्स ने अलग अलग फीचर्स दिए, लेकिन सबसे असरअंदाज जो एक्ट हुआ पहले 3 में वो 1935 एक्ट था। वाई? क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ 1935 एक्ट इंडिया इज़ हैविंग राइट नाउ फेडरेशन, क्योंकि वहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स हुआ। 1935 एक्ट से ही वहाँ पर ऑफिस ऑफ द गवर्नर था, दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग राइट नाउ, तो वो भी उसी की वजह से है। इंडिया को फेडरलिज्म उसी एक्ट से है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो उसी एक्ट से तब फेडरल कोर्ट था, तो हम कह सकते हैं कि जुडिशरी भी उसी एक्ट से है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन के दो सोर्सेज की बात है, वन इज इंटरनल, अनदर इज एक्सटर्नल। तो जहाँ तक इंटरनल सोर्स की बात है, तो इंटरनल सोर्स में वही एक्ट आता है, दैट्स एक्ट ऑफ 1935। तो इंटरनल सोर्स अगर इंडिया का 1935 है, लेकिन जो मैक्सिमम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फीचर्स है जो इंडिया ने बाहरी फॉरेन कंट्रीज से बारो किए, दैट इज। तो पहला सोर्स जो इंटरनल है दैट इज 1935 एक्ट, और जो सेकंड सोर्स है दैट इज constitutions या features from foreign constitutions, features those were borrowed from foreign constitutions। for example, इंडिया ने पार्लियामेंट हाउस लाया, पार्लियामेंट के दो हाउसेज रखे, पार्लियामेंट के दो हाउसेज में ऑफिस ऑफ द स्पीकर रखा, लोकसभा में या डिप्टी स्पीकर रखा, या यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का उन्होंने प्रिंसिपल आई या रूल ऑफ लाया। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये उन्होंने ब्रिटिश से ली। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने ब्रिटिश से क्या क्या लिया? पार्लियामेंट लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, या इसके अलावा उन्होंने वहाँ सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश से ली, इसके अलावा ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉर लोकसभा उन्होंने वहाँ से लिया। और जब इंडिया में इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा के लिए, तो लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं। तो दैट इज नोन एज FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसको प्लूरलिटी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग बड़ी तादाद में वोट डालते हैं। और ये जो डायरेक्ट इलेक्शन मेथड है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये भी इंडिया ने ब्रिटिश से ली, ये भी इंडिया ने ब्रिटिश से ली। तो इसी तरह इंडिया ने अमेरिका से भी कुछ लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जैसे फंडामेंटल राइट्स इन्होंने लिए, इन्होंने जुडिशल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन्होंने वहाँ से लिया, या इसके अलावा इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्होंने दूसरी कंट्री यानी USSR से लिया। और इसी तरह इन्होंने डायरेक्ट प्रिंसिपल्स जो है वो इन्होंने आयरलैंड से लिया। लेकिन इसमें जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ते हो, तो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जाम्पल अभी आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो आर्टिकल्स है, तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, याद रखने हैं, तो जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ते हो तो आपने एक्रोनिम्स या शॉर्टकट्स याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात करूँगा, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताएंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक। तो आपने उनको कैसे याद रखना है? फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ बच्चे वो होंगे जिन्होंने डेमोक्रेटिक अवेयरनेस अटेंड की मेरे पास, तो मैंने उनको शॉर्टकट्स बता दिए, एक्रोनिम्स बता दिए। फॉर एग्जाम्पल, पहली कैटेगरी, मैं सारे कैटेगरीज के तो नहीं बताऊँगा क्योंकि डेमो क्लास है, मैं थोड़ा क्ल्यू दूंगा। जब हम आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 की बात करते हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी आती है, या इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है, या डिस्क्रिमिनेशन आपने प्रोहिबिट करनी होती है, या अपॉर्चुनिटी में दोनों को बराबर के मौके देने होते हैं, जहाँ तक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है, या आपने अबॉलिशन करनी है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये 14 से 18 तक आप कैसे याद रखेंगे? लॉ इरोड्स ऑल डाउट्स, या लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स। लॉ, LAW, लॉ। यहाँ पर लॉ की बात है तो आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स। अब डाउट्स पे जाए, DOUBTS, या लॉ क्लियर ऑल डाउट, एस लगाने की एंड पे जरूरत नहीं है। अब डाउट्स पे आ जाए, आर्टिकल नंबर 14 तो हो गया लॉ की वजह से, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब डाउट जो है दैट इज डी इज डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंस, prohibition of discrimination, no discrimination on the basis of color, sex, creed, caste, religion। तो ये डी, लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स, लॉ हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 14, क्लियर्स ऑल डाउट्स, तो डाउट से आर्टिकल नंबर 15 आ गया। अब डाउट्स में ओ है, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, you had to provide an equality of opportunity as far as public employment is concerned। तो equality of opportunity, तो doubts, DO, तो O आ गया। उसके बाद आ जाता है U, UB एंड T। U कैपिटल है डाउट में, जब आप लिखेंगे लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स,
डी भी कैपिटल है, ओ भी कैपिटल है, यू भी कैपिटल है, बी स्मॉल, टी कैपिटल, एस स्मॉल। अब यू बी है, यू कैपिटल है, बी स्मॉल है, दैट इज जो डाउट्स, डी ओ यू बी टी एस, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यू जो है अनटचेबिलिटी के लिए स्टैंड होता है, और जो टी है टाइटल्स के लिए स्टैंड होता है। तो आपको इससे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में जो पहली कैटेगरी है, राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक कैसे याद रहेंगे? लॉ क्लियर ऑल डाउट्स। इसी तरह दूसरी में आपने रखना है सैम रिजाइड्स इन पोलैंड, वो भी। तो जितनी भी कैटेगरीज है फंडामेंटल राइट्स की या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, इन सब के लिए आपने शॉर्टकट्स याद रखने होते हैं, तब जाके आप कॉम्पिटिटिव में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हो। और जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात है, तो सबसे पहली बात जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आती है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है इंडिया इज़ हैविंग अ रिटन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, इंडिया किन के अंडर था 1947 तक? ब्रिटिशर्स के अंडर। इंडिया ने पार्लियामेंट कहाँ से लिया? ब्रिटिश से लिया। इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से, 5 ईयर प्लानिंग यूएसएसआर से ली। इंडिया ने जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए आयरलैंड से ली, आयरलैंड ने खुद वो स्पेन से लिया। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से लिया? या इंडिया ने जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ सस्पेंड होते हैं दूसरी कंट्री से लिए, फॉर एग्जांपल जर्मनी, साउथ अफ्रीका एटसेट्रा, या ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट। तो ये सारी वो कंट्रीज है जहाँ से इंडियन ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फीचर्स लाए। दैट इज़ वाई हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो सोर्सेज है जहाँ तक फीचर्स की बात है। एक इंटरनल सोर्स है दैट इज़ इंडियन एक्ट ऑफ 1935, और जो एक्सटर्नल सोर्स है वो है फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन या फॉरेन कंट्रीज। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है? पहला जो फीचर है दैट इज़ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है। अगर आप आर्टिकल्स देखेंगे, आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल एटलीस्ट 395 एंड मैक्सिमम राइट नाउ 465, और हमारे पास जो रिटन फॉर्म में है वो 395 तक है। और जो ये आर्टिकल्स है ये रिटन फॉर्म में है, और ये जो आर्टिकल्स हैं इनको डिवाइड किया गया है चैप्टर्स और पार्ट्स में। उसी को कहते हैं इंडिया इज हैविंग 395 आर्टिकल्स या 465 आर्टिकल्स, और ये आर्टिकल्स जो है इनको डिवाइड किया गया है एटलीस्ट 22 और मैक्सिमम 25 पार्ट्स में। और इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स है या शेड्यूल्स है वो 12 शेड्यूल्स है। और यहाँ भी एक शॉर्टकट है। अब आप आर्टिकल्स को याद रखेंगे, तो आर्टिकल्स के लिए आप क्या करेंगे? आप सभी यही सोचते होंगे बहुत से आर्टिकल्स हैं और हम इनको कैसे याद रखेंगे। तो इनके लिए आपने कौन सा शॉर्टकट लेना है? आर्टिकल्स के लिए सबसे पहली बात यह है, आप पढ़ते हो इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसके लिए आता है 1 से 4। सिटीजनशिप के लिए आ जाता है पार्ट 2 में 5 से 11। फिर आप फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ते हो, तो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ने से ही आपके आर्टिकल्स 14 से लेके 32 तक क्लियर हो जाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए आपके 36 से लेके 51 तक क्लियर हो जाते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए 51A भी क्लियर हो जाता है। अब रही बात बाकी आर्टिकल्स को आप कैसे याद रखेंगे। अब देखो, जब आप इंडियन पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट को पढ़ोगे तब आप स्टेट में गवर्नर को पढ़ेंगे, मतलब उसी टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो सेम है। इस तरह जो आप सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ोगे, उसी तरह स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ोगे। इसी तरह जब आप सेंटर में प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे, तो सेंटर में आप चीफ मिनिस्टर को सेंटर में आप प्राइम मिनिस्टर को पढ़ोगे, और स्टेट में आप चीफ मिनिस्टर को पढ़ोगे। तो प्राइम मिनिस्टर सेंटर में और उसी टाइम चीफ मिनिस्टर स्टेट। या आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ोगे, उसी टाइम स्टेट के हाई कोर्ट को पढ़ोगे। अब इन आर्टिकल्स को 52 से लेके आप कहाँ कैसे याद रखेंगे? आप एक काम करेंगे, 52 से जो प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती है, और पार्लियामेंट आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। तो 52 से लेके 151 तक इसमें आप पहले प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। जब आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे 52 से लेके मिड 70s तक, तो उसी टाइम आप आर्टिकल नंबर 152 से गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट पढ़ोगे। इसी तरह जब आप आर्टिकल नंबर 80 से पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ोगे, उसी टाइम आप स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर पढ़। इसी तरह जब आप आर्टिकल नंबर 124 से सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, उसी टाइम जब आप सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स पढ़ोगे, उसी टाइम आप हाई कोर्ट के आर्टिकल्स 214 से पढ़ोगे।
तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स याद रख पाएंगे। उसके बाद जो आर्टिकल्स है 250 के बाद या 240 के बाद, वो शॉर्ट शॉर्ट कैटेगरीज के हैं, वो बड़े सिंपल है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये आर्टिकल्स है जिनके लिए मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपने कब कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, जब आप प्रेसिडेंट को पढ़ोगे तब आप गवर्नर को पढ़ोगे, जब आप प्राइम मिनिस्टर को पढ़ोगे तब आप चीफ मिनिस्टर को पढ़ोगे, जब आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ोगे तब आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ोगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ोगे तब आप हाई कोर्ट को पढ़ोगे। इसी तरह आर्टिकल्स भी वैसे ही पढ़ने हैं। जब आप आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के पढ़ोगे, उसी टाइम आप आर्टिकल 152 गवर्नर के पढ़ोगे। जब आप पार्लियामेंट के आर्टिकल्स पढ़ोगे, आप असेंबली के आर्टिकल्स वहाँ से पढ़ोगे या स्टेट लेजिस्लेचर के पढ़ोगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स पढ़ोगे 124 से, इसी तरह उसी टाइम आप 214 स्टेट हाई कोर्ट के आर्टिकल्स पढ़ोगे। तो दिस इज द ट्रेंड हाउ टू रिमेंबर द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया कहता है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम शेड्यूल्स को आप कैसे याद रखेंगे? टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। जो 12 शेड्यूल्स है आप कैसे याद रखेंगे? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं या इंडियन पॉलिटी को याद रखने में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा ये तो हुई कॉन्स्टिट्यूशन की बात, और इसमें एग्जीक्यूटिव जो आते हैं, चाहे वो नॉमिनल हो एग्जीक्यूटिव हो या रियल एग्जीक्यूटिव हो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, असेंबली, ये सारी चीज़ें आपने ऐसे याद रखनी है। तो फीचर्स में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा क्या आता है? सिंगल सिटीजनशिप। चाहे आप JNK के हो, MP के हो, मुंबई के हो, आप कहते हो दे आर द सिंगल सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो सिंगल सिटीजनशिप है। तो यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, नेचर दो तरीके का है। वन इज़ यूनिटरी, अनदर इज़ फेडरल। 2016 अपराइजिंग इन कश्मीर, वो याद रखो, तब पूरा कंट्रोल जो है वो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जब हालात ठीक रहते हैं तब स्टेट गवर्नमेंट खुद काम करती है। दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो या तो यूनिटरी है या फेडरल है। यूनिटरी जंग के वक्त में होता है, एमरजेंसीज में होता है, और जो फेडरल रहता है वो नॉर्मल टाइम्स में रहता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ यूनिटरी इन एमरजेंसी, यूनिटरी इन एमरजेंसी। तो ये नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको पूछेगा अब ये 395 आर्टिकल्स कौन याद रखेगा, तो उसको डायरेक्टली बताओ इंडियन प्रियम्बल पढ़ो, क्योंकि प्रियम्बल इतना सा है, उसी में सब कुछ छुपा है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू पालकी वाला, प्रियम्बल इज द आई कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी ने बोला इट इज़ द पोलिटिकल हॉरोस्कोप, तो किसी ने बोला जो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द बेसिक स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? पहली बात वहाँ पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया। आप कहते हो आर्मी पावरफुल है, मिनिस्टर्स पावरफुल है, नो, सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज ऑलवेज द पीपल। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी की जो बात होती है तो वहाँ पीपल की बात होती है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया इज द पीपल। तो प्रियम्बल का पहला पॉइंट वही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद आप प्रियम्बल को कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर ट्रिपल एस, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन। तो डॉक्टर DRSSJLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये वो चीज़ें हैं जो आप प्रियम्बल में शॉर्टकट के लिए याद रखेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है, किसी को बताना है कि इसमें क्या क्या है, तो सारे आर्टिकल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रियम्बल को एक्सप्लेन करेंगे। सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया इज़ पीपल, इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक, इंडिया इज़ रिपब्लिक, इंडिया इज़ सॉवरेन, इंडिया इज़ सोशलिस्ट, इंडिया इज़ सेक्युलर। और इंडिया में जस्टिस है, जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, equality of opportunity, and to maintain common brotherhood, and in that there is integrity of the nation. तो प्रियम्बल में सब कुछ छुपा हुआ है। तो शॉर्टकट में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बता सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रियम्बल। तो एक ब्रीफ लेक्चर था, ब्रीफ नहीं है, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट एटलीस्ट ऑफ 45 मिनट्स, लेकिन आई डोंट नो, बैटरी इज गेटिंग सो मच डाउन, इट इज़ 5% राइट नाउ, तो आई हैव टू वाइंड अप नाउ।